अध्याय 13। यह ठीक से ज्ञात नहीं था कि काओ माई प्रतिनिधिमंडल कूचाओं में कब पहुंचा, लेकिन मौसम ठंडा हो गया था। रखैले सर्दियों के कपड़े पहनने लगीं और महलों को गर्म करने के लिए कोयला भी मिलने लगा। उनके लिए गांव में गो जैसे छोटे देश का प्रतिनिधि उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि सम्राट द्वारा पुरस्कृत किया जाने वाला व्यक्ति। कीनू छीलते हुए ट्रांग लेक येन ने आलस से एक लंबी आह भरी। खिड़की के बाहर उड़ती सफेद बर्फ को देखा, आधी छीली हुई कीनू को प्लेट में फेंका, अपने हाथों को गर्म करने के लिए गर्म पानी की बोतल ली जिसे वैन टिच ने उसे सौंप दिया। आज बर्फ और भी भारी गिर रही है। अपने पिछले जीवन में जहां वह रहती थी, सर्दियों में शायद ही कभी बर्फ पड़ती थी, और अगर कभी कभी बर्फबारी होती भी थी तो इस तरह हर जगह चांदी जैसे सफेद समुद्र का दृश्य नहीं बनता था। क्या मास्टर बोर हो गए हैं? युनशी ने आधे छिलके वाले कीनू को लिया, प्रत्येक टुकड़े को सावधानी से छीलकर साफ किया, उसे एक प्लेट पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मालिक को ठंड का डर नहीं है तो आप बेर के बगीचे में जा सकते हैं। इस नौकर ने सुना है कि महामहिम को भी बेर पसंद है। ट्रांग लेक येन ने बैठने के लिए एक अधिक आरामदायक स्थिति चुनी। उसके मुंह से मुस्कुराहट निकल रही थी और मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। शांति से बेर के फूलों का आनंद लेना बेहतर है। अभी वह समय है जब बगीचे में बेर के फूल पूरी तरह खिले हुए हैं। सभी महलों की महिलाएं शायद इसे पसंद करेंगी। मैं भाग नहीं लेना चाहती। वैन टिच ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने काफी समय तक अपने मालिक की सेवा की थी। कभी कभी उसे लगता था कि उसके मालिक का सम्राट के प्रति प्रेम वाकई पागलपन भरा है, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि यह भावना अस्पष्ट और देखने में कठिन है। महाराज, सेंट्रल पैलेस ने पिछले कुछ दिनों के लिए कोयला और चांदी भेजी है, और कुछ नए फल भी। थिना ट्रुक श्रद्धांजलि के रूप में काले अंगूरों की एक प्लेट पकड़े हुए भीतरी कमरे में दाखिल हुए। मौसम बहुत ठंडा है। उन हिजड़ों को सामान पहुंचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। यह बहुत थका देने वाला है। उन्हें एक कप गर्म चाय पीने के लिए कुछ चांदी दे दो। ट्रांग लेक येन को पता था कि ये काले अंगूर दूसरे देश से लाए गए थे, जिन्हें इस तरह से ताजा रखा गया था जैसे कि उन्हें अभी अभी तोड़ा गया हो। हाय हुआ महल में इस तरह की प्लेट मिलना दुर्लभ था। गुरुजी, निश्चिंत रहें, मैंने आपको पहले ही पुरस्कृत कर दिया है। थिना ट्रुक ने अंगूर की प्लेट नीचे रखी और ट्रांग लेक येन को कुछ नई अफवाहें सुनाई जो उसने बाहर सुनी थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि इनमें से कितनी सच थी, लेकिन महल उबाऊ था, इसलिए समय बिताने के लिए ये कहानियां सुनना अच्छा था। तुमने कहा था कि कल शाही उपपत्नी येन की खुबानी के बगीचे में सम्राट से अचानक मुलाकात हो गई थी? ट्रांग लेक येन ने दिलचस्पी से पूछा। महाराज, इस सेवक ने यह भी सुना है कि कल रात सम्राट उपपत्नी येन के घर पर सोए थे, और आज सुबह उपपत्नी येन को भी काफी इनाम मिला है। थिना ट्रुक ने ध्यान से ट्रांग लेक येन के हाव भाव पर नजर डाली, यह देखकर कि वह अभी भी पहले की तरह शांत थी। उसने येन क्वी टैन को आज मिले पुरस्कारों के बारे में बात करना जारी रखा। ट्रांग लेक येन अपने दिल में हल्के से मुस्कुराया। एक सम्राट के रूप में हरम की महिलाएं उसकी नजर में सिर्फ खिलौने थीं। उसे डर था कि जब वह उन चालों को देखेगा जो वे उसके पक्ष में सोचने के लिए अपने दिमाग को खपा रही थी, तो वह इसे सिर्फ एक अच्छा नाटक देखने जैसा समझेगा। महाराज, खोजे ने खबर दी है कि आज बादशाह ने आपका कार्ड पलट दिया है। फुगबाओ खुशी खुशी ट्रांग लाक येन को सूचित करने के लिए अंदर गया। मुझे पता है। ट्रांग लेक येन ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी दिखाने की कोशिश की। खिड़की के बाहर बर्फ के दृश्य को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, अपनी आंखों की गहराई में शांति को छुपाया। महाराज, आज सम्राट ने कंसोर्ट चियू का कार्ड पलट दिया।
हुआन गोक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, महाराज, आप आज बेर के बगीचे में आए हैं और आपको निराशा ही हाथ लगेगी। महल में महिलाएं केवल अनुग्रह पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने में कुछ भी करने से नहीं चूकतीं, लेकिन इस शाही उपपत्नी चियो के पास वास्तव में कुछ असाधारण क्षमताएं हैं। सम्राट इतनी सारी सुंदरियों को देखता है और अभी भी उसे याद कर सकता है। रानी ने अपने हाथ में किताब पलटी, उसका सिर अभी भी नहीं उठा। मैंने पहले उसे कम आंका था। हुआ नोक बोलने ही वाली थी, लेकिन रानी ने बीच में ही रोक दिया। भले ही उसके पास कुछ अजीबोगरीब तरकीबें हों, फिर भी इस हरम में कुछ भी नहीं है। अंथान महल में बैठा हुआ वह सम्राट के दिल का खजाना है। लेकिन जब मंत्रियों ने मंत्री त्रांग पर आरोप लगाया, तब भी क्या सम्राट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हुआन गोक को समझ नहीं आता, वह सम्राट है, पिछला राजवंश और हरम एक ही है। महारानी ने पुस्तक रखते हुए कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, उसके अलावा महल में और किसको एक कुलीन उपपत्नी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर सम्राट अभी भी इस महल को याद नहीं करता, तो मुझे डर है कि हर बार जब वह उसे पुरस्कृत करेगा, तो वह उसे इस महल से भी अधिक पुरस्कृत करेगा। हुआन गोक का गला भर आया जब उन्होंने शाही कुलीन पत्नी थुक के उन उपकारों के बारे में सोचा जो उन्होंने इतने वर्षों तक भोगा था, और वह यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकी कि रानी सही थी। बस देखो, कोई भी फूल कितना भी सुंदर क्यों न हो, वह अंततः मुरझा जाएगा, और मैं अभी भी महल की मुख्य रानी हूँ। उन चीजों के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुद को नीचा दिखाना उचित नहीं है। महारानी के चेहरे पर दूसरी बार मुस्कान दिखी, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि यह एक सहज मुस्कान थी या एक हार मानने वाली और असहाय मुस्कान। ठंडी रात में गर्म कंबल में लेटना हमेशा की तुलना में अधिक आरामदायक होता है। ट्रांग लेकयेन ने अपना सिर सम्राट की छाती पर टिका दिया, चुपचाप गिरती बर्फ की सरसराहट की आवाज सुन रही थी। कमरा असामान्य रूप से शांत था। फोंग कैन ने अपनी बाहों में लेटी लड़की के बालों को सहलाया। यह क्रिया हर बार जब वह चियू सुंग नगी के साथ होता था, तो उसकी आदत बन गई थी। शांत जगह ने उसके दिल को भी शांत कर दिया। एक सम्राट के रूप में हर दिन निपटने के लिए कई चीजें होती थी। कभी कभी इस तरह के शांत वातावरण का अनुभव करना भी एक अच्छी बात थी। क्या मेरी उपपत्नी गांव में ही देश के बारे में कुछ जानती है? ट्रांग लेकयेन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सम्राट अचानक यह सवाल पूछेंगे। उसे उस गांव माई देश से कोई खास सहानुभूति नहीं थी। उसके पिछले जीवन के इतिहास में गांव माई देश से बहुत मिलता जुलता एक देश था। अंत में इतिहास ने एक बात साबित कर दी कि वह एक कृतघ्न चीज से ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद ट्रांग लेकयेन ने बोलने का फैसला किया, मैं काओ माई देश के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह हमारा एक जागीरदार राज्य है, बहुत गरीब, उल्लेख करने लायक एकमात्र चीज वहाँ उगाई जाने वाली एक प्रसिद्ध औषधीय जड़ी बूटी है। इस जागीरदार राज्य के हमारे देश में आने से सभी मंत्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। कुछ लोग पुराने रीति रिवाज के अनुसार भव्य स्वागत का आयोजन करना चाहते हैं, जबकि अन्य लोग जागीरदारों के साथ व्यवहार करने के पिछले राजवंश के तरीके का पालन करना चाहते हैं। फोंग कैन ने अपनी बाहों में महिला को देखा। प्रियतम को कौन अधिक उचित लगता है? मोमबत्ती की रोशनी में फोंग कैन की आंखें बहुत शांत थीं। ट्रांग लेकयेन ने अपना सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी, फिर भी उसे कोई भावना नजर नहीं आई। उसने अपना मुंह ऐसे खोला जैसे उसे कोई चिंता न हो, लेकिन उसके दिल में उसने पहले ही कुछ बार इस पर विचार किया था। मुझे लगता है सिर्फ एक जागीरदार राज्य सिर्फ हमारा नौकर है। मालिक के लिए नौकर के साथ बहुत सम्मान से पेश आने का कोई कारण नहीं है। मेरी रखेल ठीक कहती है, नौकर किसी काम का नहीं होता। क्या तुम अब भी चाहती हो कि मालिक नम्र बने?
फोंग कैन मुस्कुराए और कहा, वास्तव में काओ माई क्वोक हमारे नौकरों में से एक है। ट्रांग लेक येन ने सम्राट को हम शब्द पर जोर देते हुए सुना और राहत की सांस ली। वह सफल हो गई थी। उसके अवलोकन के अनुसार फोंग कैन एक महत्वाकांक्षी सम्राट था, न कि उस तरह का राजा जो केवल अपनी उपलब्धियों को दिखाना पसंद करता था। इसलिए इस बार काओ माई देश से पैसे ऐंठने के लिए दौरा करने और श्रद्धांजलि देने के बहाने का उपयोग करने की चाल अप्रभावी थी। हालांकि जब तक माथे पर एक गर्म चुंबन बंद नहीं हुआ, तब तक भावुक जुनून बीत गया। ट्रांग लेक येन को अभी भी समझ में नहीं आया सम्राट ने अचानक उससे दरबार में बात क्यों की। क्या यह हो सकता है कि बर्फ बहुत भारी थी, उसका सिर ठंडा था? इधर ट्रांग लेक येन सोच रहा था, उधर फोंग कैन अपनी बाहों में लेटे व्यक्ति के लिए धीरे से आहें भर रहा था। अगर वह महारानी या शाही कुलीन पत्नी शू से इस तरह की बात पूछता, तो वे दोनों यही कहती कि दोनों ही तरीके उचित हैं। फिर ध्यान से उसके विचारों की जांच करती और फिर तय करती कि कौन सा तरीका ज्यादा उचित है। कौन बिना सोचे समझे इतनी बेबाकी से यह कह सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वाकई उसके जैसे सम्राट को परिवार मानती हो, इसलिए कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी? उसकी बाहों में जो व्यक्ति था, वह पहले से ही गहरी नींद में था। फोंग कैन ने उसके माथे पर फंसे बालों की पतली लट को हटाया। उसकी आंखों में जो आया वह नींद में डूबा हुआ एक शांत चेहरा था। कितनी मूर्ख महिला, केवल यह जानती थी कि वह उसका आदमी है, लेकिन यह भूल गई कि वह भी एक सम्राट था। अगले दिन जब ट्रांग लेक येन जागी, तो सम्राट हमेशा की तरह पहले ही जा चुका था। उसने एक कप गर्म दूध वाली चाय पी और पूछा, क्या बर्फबारी अभी तक रुकी है? महाराज, बर्फ अभी तक नहीं रुकी है। लगता है कि यह और भी ज्यादा तेज हो रही है। जब आप रानी का स्वागत करने जाएंगे तो आपको ज्यादा कपड़े पहनने होंगे। वान टीच ने ट्रांग लेक येन के कंधों पर एक और लोमड़ी फर का लबादा डालते हुए प्रशंसा की। मास्टर, इस लोमड़ी फर के लबादे में बहुत सुंदर लग रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम निश्चित रूप से उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं। ट्रांग लेक येन मुस्कुराए। यह मेरी वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह सिल्वर फॉक्स फर कोट बहुत दुर्लभ और सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज हिजड़े ने उसके लिए गर्भनिरोधक सूप नहीं लाया था। पता चला कि बर्फ बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब ट्रांग लेक येन महारानी का स्वागत करने के लिए महल से बाहर निकली, तो हिजड़ा अभी तक नहीं आया था। ट्रांग लेक येन अपने दिल में घबरा गई। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट उसे बच्चा पैदा करना चाहता हो? फोंग कैन ने अपने हाथ में रखे स्मारक को पलटा और अचानक उसे हाय हुआ महल की महिला की याद आ गई। इस लड़की के लिए उसने अपने दिल में उसके लिए एक बहुत ही खास जगह सुरक्षित कर ली थी। इस बार उसने उसे जन्म नियंत्रण से छूट दे दी। उसे नहीं पता था कि यह एक एहसान था या नुकसान। महल में एक महिला के लिए गर्भवती होना आसान नहीं था और जन्म देना और भी मुश्किल था। इस बार जन्म नियंत्रण सूप को उसके प्रति उसकी सहानुभूति का एक छोटा सा प्रतीक माना गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या कंसोर्ट झाओ को बच्चा होने का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। अगर झुआंग लुओयान को पता होता कि सम्राट क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से अपने दिल में जोर से कोसती, भाड़ में जाओ। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे को जन्म देना पेड़ लगाने जैसा नहीं है, बस इसे बो और तुम फसल काटोगे। इसके अलावा पिछली रात उसकी सुरक्षित अवधि थी, गर्भवती होने की संभावना और भी कम थी। सम्राट ने जो भी सोचा, उसके बावजूद झुआंग लुओयान ने अभी भी खाया, पिया, सोया और खुशी से आराम किया, और यहाँ तक कि अपने स्वाद को बदलने और सर्दियों के बीच में रोमांच खोजने की कोशिश करने के लिए कुछ ठंडे फल भी बनाना चाहा,
जिससे टिंगझू और यू शी ने घुटने टेक दिए और उसे कई बार मना किया। मेरे कुछ छोटे मोटे शौक हैं। ट्रांग लेक येन ने बर्फीले नाशपाती का एक टुकड़ा खाया। उसके मुंह में चुभने वाली ठंडक से उसके दांतों में दर्द होने लगा और साथ ही उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। प्लेट नीचे रखकर उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए गर्म पानी की बोतल उठाई। ऐसा लग रहा था कि उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा ठंडा खाना खाया था और उसका मासिक धर्म देर से हुआ था। ट्रांग लेक येन ने एक पल के लिए सोचा, फिर किसी को इंपीरियल अस्पताल में एक शाही चिकित्सक को बुलाने के लिए भेजा, जो स्त्री रोग संबंधी बीमारियों के बारे में जानकार था, ताकि वह उसकी नाड़ी की जांच कर सके। उसे अभी भी लगता था कि हर कुछ दिनों में एक बार उसकी नाड़ी की जांच करना शायद कोई गंभीर बात नहीं है। आधे घंटे बाद एक बूढ़ा शाही चिकित्सक उससे मिलने आया। ट्रांग लेक येन ने उसके रूप को देखते ही तुरंत अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति काफी सक्षम होना चाहिए, इसलिए उसने सहज महसूस किया और उसे अपनी नाड़ी जांचने दिया। एक पल बाद ट्रांग लेक येन ने रेशमी रुमाल पर सूखी पतली उंगलियों को थोड़ा कांपते हुए देखा और फिर बूढ़ा शाही चिकित्सक जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। पत्नी झाओ को बधाई, पत्नी झाओ को बधाई, आपकी नब्ज अच्छी है। खुश ट्रांग लेक येन ने शाही चिकित्सक को संदेह भरी नजर से देखा, फिर कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। यह देखकर कि सभी लोग स्पष्ट रूप से उत्साहित थे, उसे अस्पष्ट रूप से लगा कि कुछ अजीब है। जब इस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नाड़ी देखी, तो उसका हाथ उसकी नाड़ी से भी ज्यादा कांप रहा था। निश्चित रूप से वह गलत नहीं था। यद्यपि पुराने शाही चिकित्सक ने पुष्टि की कि वह गर्भवती थी, लेकिन ट्रांग लेक येन की छठी इंद्रिय ने उसके अंदर एक नया जीवन आने की खुशी महसूस नहीं की। अपनी शंकाओं को दबाते हुए ट्रांग लेक येन ने किसी को शाही चिकित्सक को पुरस्कृत करने का आदेश दिया और महल की नौकरानी से कहा कि वह उसे आराम करने के लिए भीतरी कमरे में ले जाए। क्या रखेल गर्भवती है? फोंग कैन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी आवाज भी कुछ ऊंची हो गई। महाराज, यह सही है। काउ डुक ट्रुंग ने सम्राट के हाव भाव को ध्यान से देखा, फिर भी यह नहीं बता पाया कि फोंग कैन खुश था या नाराज। जिस व्यक्ति ने नब्ज देखी वह शाही अस्पताल का शाही चिकित्सक माओ था। इस नौकर ने सुना कि शाही उपपत्नी चियो भी आश्चर्यचकित थी। 1 महीने से अधिक समय हो गया है। महामहिम को बधाई, महामहिम को बधाई। क्या यह भी ईश्वर की इच्छा है? इस समय फोंग कैन की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। यदि चियो सुंग नगी गर्भवती है, तो उसे बड़ा इनाम दिया जाना चाहिए। बोलने के बाद उन्होंने तुरंत ही हुआ पैलेस को कई चीजें भेंट की। वह शाही अस्पताल के कुछ और पवित्र प्रमुखों को साथ लाने के लिए किसी को भेजने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक अनुष्ठान मंत्री को उनसे मिलने का अनुरोध करते सुना। घोषणा। इस मामले को अभी के लिए एक तरफ रखते हुए फोंग कैन ने रीति रिवाज के मंत्री को बुलाया। रीति रिवाज के मंत्री का यह मुलाकात कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यह काओ माई के क्राउन प्रिंस के सम्मान में आने के मामले की वजह से था। काओ माई के दूत पहले ही आ चुके थे और कह रहे थे कि 3 दिनों में उनके क्राउन प्रिंस राजधानी में पहुंच जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे काओ माई के क्राउन प्रिंस का एक जागीरदार के शिष्टाचार के साथ स्वागत करेंगे, फिर भी उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। समाचार प्राप्त करने के बाद वे तुरंत रिपोर्ट करने के लिए महल में पहुंचे। यदि ऐसा है तो रीति रिवाज मंत्रालय उन्हें प्रथा के अनुसार प्राप्त करने की तैयारी करेगा। फोंग कैन ने शांति से कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा जागीरदार राज्य है, इसलिए संस्कार मंत्रालय निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से करने में सक्षम होगा। संस्कार मंत्री ने जल्दी से हाँ में उत्तर दिया। जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। शांत पिछले राजवंश की तुलना में शाही उपपत्नी चियू की गर्भावस्था की खबर के कारण हरम में लगभग विस्फोट हो गया।
क्या तुम्हें अब तक पता चल गया? ट्रांग लैक येन शाही उपपत्नी की कुर्सी पर बैठी फुक बाओ को देख रही थी। उसके चेहरे पर ड्रैगन गर्भावस्था वाली किसी व्यक्ति की खुशी का कोई निशान नहीं था। मालिक, इस नौकर ने पूरी जांच की है। यह शाही चिकित्सक माओ कई वर्षों का अनुभव रखने वाला एक पुराना शाही चिकित्सक है। नाड़ी देखने और बीमारियों का इलाज करने के अलावा उसने महल में किसी भी मालिक से कभी कोई संपर्क नहीं किया है। कल जब उन्होंने आपकी नब्ज देखी तो उस दिन उनका काम नहीं था। घर में एक और शाही चिकित्सक को कुछ काम था, इसलिए वे अप्रत्याशित रूप से काम संभालने आ गए। फुक बाओ थोड़ा झिझका, फिर बोला, इसके अलावा गुरु ने उसे पहले कभी नाड़ी लेने के लिए नहीं बुलाया है। अगर कोई गुरु को नुकसान पहुंचाने की साजिश करना चाहता है तो वे उसे नहीं बुलाएंगे। ट्रांग लैक येन ने भौहें सिकोड़ी। फुक बाओ के शब्द बहुत ही उचित थे। अब से पहले केवल कुछ निश्चित शाही चिकित्सक ही थे जो उसकी नब्ज देखते थे। अगर कोई जानबूझकर उसके खिलाफ साजिश रचता है तो उन्हें ही ढूंढना चाहिए। शाही चिकित्सक माओ को खोजने की कोई जरूरत नहीं थी। मास्टर, आपको संदेह क्यों है? थिनर ट्रुक ने ट्रांग लैक येन के पेट को देखा और धीमी आवाज में कहा, कौन जानता है, शायद आप वास्तव में गर्भवती हैं। आखिरकार 1 महीने से अधिक समय हो गया है। यह इतना आसान नहीं है। ट्रांग लैक येन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इन पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत सारे ठंडे खाद्य पदार्थ खा रही हूँ। अगर मैं वास्तव में गर्भवती हूँ तो क्या कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं होगी? इसके अलावा एक महिला के दृष्टिकोण से गर्भावस्था का आनंद एक प्रकार का आनंद है जिसे तर्क छिपा नहीं सकता है। लेकिन शाही चिकित्सक की नाड़ी की जांच सुनने के बाद उसे थोड़ी सी भी खुशी महसूस नहीं हुई, केवल संदेह हुआ। जब लोग केवल संदेह महसूस करते हैं और सहज रूप से खुश नहीं होते हैं तो इसका केवल एक ही कारण है, ड्रैगन का गर्भवती होना केवल एक मजाक है। टिंग झू ने ध्यान से सोचा, उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। अब पूरा महल जानता है कि मालिक गर्भवती है। अगर मालिक वास्तव में गर्भवती नहीं है तो परिणाम। कमरे में केवल टिंग झू और फू बाओ हैं। युनशी खाना पकाने की निगरानी करने के लिए रसोई में चली गई। ट्रांग लैक येन ने पीले चेहरे वाले 2 लोगों को देखा, अचानक मुस्कुराया। थिनर ट्रुक और फुक बाओ ने एक दूसरे को देखा। थिनर ट्रुक मुस्कुराया और कहा, मास्टर एक ड्रैगन से गर्भवती है। यह एक बहुत ही खुशी की घटना है। हम नौकर सावधानी से आपकी सेवा करेंगे। साजिश तब शुरू होनी चाहिए जब विरोधी को पता न हो, तब उसे साजिश कहते हैं। अगर विरोधी को पहले से पता हो तो यह सिर्फ मजाक है। ठंड के मौसम में भले ही हिजड़े बर्फ हटाने में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सड़क की सतह अभी भी बहुत फिसलन भरी होती है। महारानी के महल के बाहर शाही कुलीन पत्नी शू अपनी पालकी पर सीधी बैठी हुई थी और शाही पत्नी झाओ की पालकी को विपरीत दिशा से आते हुए देख रही थी। वह दूसरे पक्ष के आने, पालकी से उतरने और उसे प्रणाम करने का इंतजार कर रही थी। फिर वह धीरे से मुस्कुराई, शाही पत्नी झाओ, कृपया औपचारिकताओं को क्षमा करें। आप अब गर्भवती हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। यह कहने के बाद उसने महल की एक नौकरानी का हाथ पकड़ा और पालकी से उतरकर आगे बढ़ी और ट्रांग लैक येन से लगभग 3 कदम दूर रुक गई। आज ठंड है। मुझे लगा कि रानी को तुम्हारे लिए दुख हो रहा होगा क्योंकि तुम गर्भवती हो, इसलिए उन्हें सम्मान देने की जरूरत नहीं थी। महाराज बहुत दयालु हैं और उन्होंने मुझे आपको नमस्कार करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है। ट्रांग लैक येन ने एक खुश मुस्कान प्रकट की। बस इतना है कि सर्दी है और कुछ नहीं हुआ। मैं और मेरी बहनें रानी का अभिवादन करने आए थे। बातचीत करना अच्छा है। मैं असभ्य नहीं बन रहा हूँ। शाही उपपत्नी थुक अभी भी पहले की तरह मुस्कुरा रही थी। उपपत्नी चियू सुंग सम्माननीय, आज्ञाकारी और गुणी है।
कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट और महारानी उस पर इतना प्यार करते हैं। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और रानी के महल में चली गई। उसके होठों पर मुस्कान बहुत ठंडी हो गई थी। ट्रांग लेक येन ने वैन तिच का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके पीछे चली गई। उसके चेहरे पर अभी भी एक नई गर्भवती महिला की खुश मुस्कान थी। उपपत्नी थुक आ गई है, उपपत्नी चियू आ गई है। नपुंसक की घोषणा से कमरे में मौजूद सभी लोगों की नज़र दरवाजे से हट गई। ज्यादातर की नज़र शाही उपपत्नी झाओ पर पड़ी, जो शाही उपपत्नी शू के पीछे चल रही थी। इससे पहले कि ट्रांग लेक येन अपना समारोह पूरा कर पाती, महारानी ने हुआन गोक को उसे खड़ा करने और तैयार कुर्सी पर बैठने में मदद करने का आदेश दिया। उसकी आवाज में निंदा और प्यार दोनों था। सम्राट और मैंने दोनों ने आपको अपना सम्मान देने से छूट दी है। आपके पेट में पल रहा ड्रैगन भ्रूण सबसे महत्वपूर्ण है। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज और महाराज दयालु हैं। मैं नियमों को भूलने की हिम्मत नहीं कर सकता। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया। इसके अलावा रानी द्वारा प्यार किए जाने के कारण यह उपपत्नी भी अपने आशीर्वाद का थोड़ा सा हिस्सा बच्चे के साथ साझा करना चाहती है। महारानी ने यह सुना, मुस्कुराई और कुछ वाक्यों की प्रशंसा की, और ट्रांग लेक येन को कुछ पुरस्कार भी दिए। अत्यंत दयालु और उदार दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह अपने गर्भ में बच्चे की प्रतीक्षा कर रही हो। ट्रांग लेक येन ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। महारानी का अभिनय शाही कुलीन पत्नी थुक की तुलना में बहुत बेहतर था। वास्तव में इस दुनिया में कोई भी महिला नहीं थी जो किसी अन्य व्यक्ति के अपने पति से गर्भवती होने पर खुश होगी। यह सिर्फ स्थिति के कारण था, चाहे वह इच्छुक हो या नहीं। उसे अभी भी उदार और कोमल होने की भूमिका निभानी थी। कमरे में अन्य रखैलें, चाहे वे खुश हों या नहीं, लगातार बधाई दे रही थी, भले ही वे अपने दिल में मौत से ईर्ष्या कर रही हों। उन्होंने केवल अस्पष्ट संकेत देने का साहस किया। किसी ने भी दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर सचमुच कुछ हो गया तो इस पाप को कौन सह सकेगा। पत्नी चेऊ पहले से ही एक धन्य व्यक्ति है। अगर वह महारानी डोवगर का आशीर्वाद भी जोड़ दे तो क्या यह और भी अधिक धन्य नहीं होगा। फिर वह निश्चित रूप से सम्राट के लिए एक बेटे को जन्म देगी। यह उपपत्नी उसे सबसे पहले बधाई देती है। येन क्वीटैन मुस्कुराया, बोलना समाप्त किया और दीप थूक डुंग की ओर देखने लगा, जो अभी भी चुपचाप बैठा था। दीप थूक डुंग, मुझे बताओ, क्या यह सही है? यहाँ हर कोई जानता है कि गर्भपात के बाद दीप थुक डंग शांत और आरक्षित हो गई है। उपपत्नी येन ने कहा कि यह नहीं जानते हुए कि क्या वह दीप थुक डंग को भड़काना चाहती थी या चियू सुंग नगी के लिए दुर्भाग्य लाना चाहती थी, जो केवल कुछ महीनों के लिए गर्भवती थी और पहले ही गर्भपात हो चुका था। चियू सुंग नगी स्वाभाविक रूप से एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। दीप थुक डंग ने शांति से येन क्वीटैन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। दीप थुक डंग की नज़र से येन क्वीटैन की रीढ़ में सहरन दौड़ गई और वह आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसका दिल पहले से ही दूसरे व्यक्ति की आंखों की आभा से चौंक गया था। क्या यह वही अप्रिय दीप थुक डुंग है जिसे वह नीची नज़र से देखती थी? आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, दीप थुक डुंग। ट्रांग लेक येन शाही उपपत्नी येन की मंशा को कैसे नहीं समझ सकती थी, लेकिन उसके गर्भ में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह इतनी शांत थी। अभी उसका मासिक धर्म देर से चल रहा था और उसे अभी-अभी गर्भवती के रूप में निदान किया गया था, इसलिए इसके पीछे का व्यक्ति निश्चित रूप से तुरंत बाहर नहीं निकलेगा और उसकी झूठी गर्भावस्था को उजागर नहीं करेगा। बहुत जल्दबाजी करने से दूसरों को संदेह हो सकता है। आखिरकार सम्राट एक मूर्ख व्यक्ति नहीं था। जहां तक उसके मासिक धर्म में देरी का सवाल है, उसे किसी से हाय हुआ पैलेस की रसोई की जांच करने के लिए कहने की जरूरत थी, यह सोचकर कि क्या उसके भोजन में कुछ सुपर पौष्टिक है।
यह बहुत खुशी की बात है कि कंसोर्ट झांव गर्भवती है। महारानी ने उपपत्नी के बीच व्यंग्य को अनदेखा किया और कहा, आज 12वें चंद्र महीने का 8वां दिन है। शाम को एक भोज होगा। शाही परिवार और गांव में के दूत सभी भाग लेने के लिए महल में प्रवेश करेंगे। बाद में सम्राट द्वारा एक शाही फरमान जारी किया जाएगा। यदि आप में से किसी भी बहन को भोज में भाग लेने के लिए शाही अनुग्रह प्राप्त होता है, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका हम पर निर्भर एक गरीब देश है, फिर भी हमें एक महान राष्ट्र का चरित्र नहीं खोना चाहिए। रखेलों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुप्त रूप से प्रार्थना की कि वे भोज में शामिल हो सकें। यह सम्राट की कृपा थी और सम्मान की बात भी। ट्रांग लेक येन के कैना ओंग महल से हाय हुआ महल के लिए रवाना होने के कुछ ही समय बाद शाही फरमान सुनाने वाला नपुंसक आ गया, जिसका उद्देश्य भोज में शामिल होने के अलावा और कुछ नहीं था। शाही फरमान सुनाने वाले नपुंसक को विदा करने के कुछ क्षण बाद फुकबाओ रिपोर्ट करने के लिए वापस आया। स्वामी, इस सेवक ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि महारानी के अलावा केवल 6 स्वामी, शाही कुलीन पत्नी शु, शाही कुलीन पत्नी जियान, शाही कुलीन पत्नी न्हू, शाही कुलीन पत्नी निन्हा, शाही कुलीन पत्नी तू और आपको भोज में शामिल होने की अनुमति है। यहाँ तक कि लिन यू पैलेस की शाही कुलीन पत्नी येन को भी यह सम्मान प्राप्त नहीं है। मास्टर, उपपत्नी के पद पर केवल आपको और टू चेओ डोंग को इस भोज में शामिल होने की अनुमति है। यह देखा जा सकता है कि सम्राट आप पर बहुत अधिक कृपा करते हैं। थिना ट्रुक खुशी से मुस्कुराया। उस स्थिति में आज की रात निश्चित रूप से बहुत जीवंत होगी। हाल ही में यह थोड़ा उबाऊ हो गया है। मैं चीजों को थोड़ा जीवंत बनाना चाहता हूँ। ट्रांग लेक येन ने गर्म पानी की बोतल अपने बगल में छोटी मेज पर रख दी। मुझे याद है कि शांग यी ब्यूरो ने पिछली बार एक बहुत ही सुंदर लंबी पोशाक भेजी थी। गुलाबी बेर के फूलों के साथ कशीदाकारी की गई अर्धचंद्राकार चांद का रंग आज रात के बर्फीले दृश्य के लिए बहुत उपयुक्त। बाहर की तरफ एक सिल्वर फॉक्स फर कोट पहना हुआ, कुलीन हवा को बनाए रखते हुए। सफेद पृष्ठभूमि पर चमकीले लाल रंग के छींटे, इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता। यह नौकर मालिक की निगाहों के साथ तालमेल नहीं रख सकता। थिना ट्रुक ने थोड़ा झुककर कहा, यह नौकर तुरंत आपके लिए इसे तैयार कर देगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, भोज शाम को ही है। हम दोपहर के भोजन के बाद तैयारी कर सकते हैं। ट्रांग लेक येन खड़ा हुआ, कमल नक्काशीदार जेड कप की ओर चला गया। आप जितनी जल्दी करेंगे, गलतियां करना उतना ही आसान होगा। सावधान रहें और समय पर रहें। जी श्रीमान। थिना ट्रुक मुस्कुराई और पीछे हट गई। उसकी उंगलियों ने जेड कमल के पत्ते को छुआ और ठंड का एहसास जल्दी से उसके शरीर में फैल गया। हालांकि यह कमल का पत्ता ठंडा था, जेड से आने वाला चिकना, बर्फीला एहसास लोगों को तरोताजा महसूस कराता था। एक कहावत है कि हर चीज का एक कारण और प्रभाव होता है। यह बिल्कुल वैसा ही था। खिड़की को धक्का देकर खोलने पर ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और ठंड उसकी त्वचा को छेद गई, जिससे ट्रांग लेक येन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। लेकिन उसके मुंह के कोने पर मुस्कान गायब नहीं हुई, चाहे हवा कितनी भी चले। महाराज, आज रात भोज में कंसोर्ट चेओ भी शामिल होंगी। ओह! अंधेरे में वक्ता ने थोड़ा रुककर कहा, भोजों में भोजन अनिवार्य रूप से मिलाया जाता है। यदि आप कुछ गलत खाते हैं और गर्भपात का कारण बनते हैं, तो आप केवल भगवान को दोष दे सकते हैं। उपपत्नी चेओ सुंग का भाग्य खराब है, उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? हाँ, किसे दोष दे सकते हैं? इस हरम में हमेशा ऐसे लोगों की कमी नहीं रहती जिन्हें आशीर्वाद नहीं मिलता। ठंडे, बर्फीले दिन पर दुल्हन खिड़की के सहारे झुकी हुई है। तूने अपना भाला उठाया और युद्ध में चला गया। मैं 3 वर्षों तक तेरा इंतजार करता रहा।
आज हम फिर मिलेंगे। गायक का मधुर गायन सुनकर फोंग कैन ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तब भी नहीं जब काओ डुक ट्रुंग अंदर आया। काओ डुक ट्रुंग ने गायक की ओर देखा जो धीरे धीरे पीपा बजा रहा था। फिर सम्राट की ओर देखा जिसने अपनी आंखें आधी बंद कर ली थीं। चुपचाप एक कोने में खड़ा था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। नीचे जाना। एक क्षण बाद फोंग कैन ने अपनी आंखें खोलीं। कारीगरों को जाने के लिए हाथ हिलाया। काओ डुक ट्रुंग की ओर देखा जो खड़े थे। पता लगाओ। महाराज, इस शाही चिकित्सक माओ का शाही उपपत्नी झाओ से कोई संबंध नहीं है और किसी भी पिछले गुरु ने उससे संपर्क नहीं किया है। शाही उपपत्नी झाओ वास्तव में गर्भवती है। काओ डुक ट्रुंग ने यह भी देखा कि यह उपपत्नी चियो वास्तव में धन्य थी, अन्यथा वह सिर्फ एक बार गर्भवती कैसे हो सकती थी? अगर ऐसा है तो कल मैं शाही चिकित्सक को उसकी नाड़ी जांचने के लिए भेजूंगा। आखिरकार वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए सावधान रहना अच्छा है। अगले साल हमें महल में कई रखैलों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। इसमें चियू सुंग नगी को शामिल करना न भूलें। फोंग कैन ने सोचा, फिर थोड़ा जोड़ा, कल कुछ महल की नौकरानियों और किन्नरों को जो खाना पकाने में अच्छे हैं, हाय हुआ महल में भेजो। मुझे याद है कि उस साल रानी गर्भवती थी और उसने जो कुछ भी खाया वह स्वादिष्ट नहीं था। अब एक बैकअप तैयार रखें ताकि उस समय से बचा जा सके जब उनका स्वास्थ्य फिर से खराब हो जाए। हाँ, मुझे याद है। काओ डुक ट्रुंग ने आज्ञाकारी ढंग से इसे लिख लिया। अच्छा, फोंग कैन ने सिर हिलाया। आज रात चियो सुंग नगी के पास के लोगों को सावधान रहने की याद दिलाना। याद रखना, महल में बहुत से लोग हैं, मुझे डर है कि संघर्ष होगा। हाँ, काओ डुक ट्रुंग सम्राट के इरादों को समझ गया। उम्मीद है कि चियो सुंग नगी का आशीर्वाद इस बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म देने के लिए पर्याप्त गहरा हो सकता है। महल में कोई भी ऐसा नहीं था जो दयालु हो। ऐसा लग रहा था कि सम्राट भी चियो सुंग नगी के बच्चे का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से चियो सुंग नगी का परिवार समझदार था, अन्यथा कौन जानता है कि क्या होता। चमकीली मशालों ने अंधेरे को दूर कर दिया। पालकी धीरे धीरे और स्थिरता से आगे बढ़ी। ट्रांग लेक येन पालकी पर झुकी हुई थी, आसमान में खिलते आतिशबाजी को देख रही थी। न जाने क्यों उसे अचानक याद आ गया कि शाही उपपत्नी थुक ने कुछ दिन पहले क्या कहा था। एक पल के लिए चमकी और फिर अचानक आतिशबाजी की तरह बुझ गई। एक लड़की की जवानी बहुत छोटी होती है। जब वह पैदा होती है तो वह एक अज्ञानी बच्ची होती है। जब तक वह अपने आसपास के माहौल को समझ नहीं लेती, उसे अभी तक एक युवा लड़की के मासूम, लापरवाह दिनों का आनंद लेने का मौका नहीं मिला है। उसे शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। उसके बाद उसका बाकी जीवन अपने पति, बच्चों और सास ससुर को समर्पित है। 3 आज्ञाकारिता, 4 गुण, सहनशीलता और उदारता, ये वे कर्तव्य हैं जिनका पालन एक महिला को अपने पूरे जीवन में सख्ती से करना चाहिए, भले ही उसके पति की 5 पत्नियां और 7 रखैले हों। वह व्यभिचार में लिप्त हो और उसका सम्मान भी न करे। महल में रहने वाली महिलाएं एक कुलीन मूल की होने और आम लोगों की तुलना में अधिक शानदार जीवन जीने के अलावा, अन्यथा मुझे डर है, आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक दुखी होती हैं। एक गलत कदम और जीवन भर के लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रांग लेक येन एक ऐसी व्यक्ति है जो समय को जानती है लेकिन मौत से डरती है। इसलिए इस खेल में भाग लेते समय वह खेल के नियमों का पूरी तरह से पालन करती है और अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करती है। कभी-कभी जिस व्यक्ति के पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता, वह भाग्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होता। महाराज, हम थाई हुआ पैलेस पहुंच गए हैं। यह देखकर कि ट्रांग लेक येन कुछ विचलित थी, वान टिच ने जल्दी से अपनी आवाज कम कर दी और याद दिलाया,
यह नौकर ऐसा लग रहा है जैसे सामने तू चिऊ डुंग है। ट्रांग लेक येन ने अपना संयम वापस पाया, विपरीत दिशा से आती हुई तू चिऊ डुंग को देखा। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। तू चिऊ डुंग की शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी। उसकी खास बात थी उसका सुंदर और सुंदर रूप। वह यह भी जानती थी कि महल में उसकी खूबसूरती को कोई महत्व नहीं देता, इसलिए वह अपनी खूबियों को उजागर करना जानती थी। इसीलिए आज उसने मुलायम, पतली ब्रोकेड की पोशाक और हल्के पीले रंग का लबादा पहना था, जिससे लोगों को पहली नजर में ही लग गया कि यह व्यक्ति कमजोर और कमजोर है। केवल ट्रांग लेक येन के पहनावे को देखते हुए उसे अचानक अपने दिल में असहजता महसूस हुई। कोई भी महिला किसी और को अपने से बेहतर रंग पहने हुए नहीं देखना चाहती। तू चिऊ डुंग अनिच्छुक था, लेकिन उसे मानना पड़ा। ट्रांग लेक येन इस तरह से बहुत सुंदर लग रही थी। नरम अर्धचंद्राकार पोशाक जिसमें कुछ गुलाबी बेर के फूल लगे हुए थे, एक सिल्वर फॉक्स फर लबादा के साथ, न केवल सामने वाले व्यक्ति को प्यार का एहसास करा रहा था, बल्कि भव्य सुंदरता भी नहीं खो रही थी, जो आज रात की स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त थी। ट्रांग लेक येन ने तू चिऊ डुंग को देखा। वह फिर से कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। ठंड के बीच में इस तरह के कपड़े पहने हुए, पता नहीं क्या यह लोगों को उनके दिलों को झकझोरने के लिए सुंदर महसूस कराएगा या पूरे शरीर को ठंडा महसूस कराएगा। किसने कहा कि तू चिऊ डुंग कमजोर और नाजुक थी? केवल एक सचमुच सुपर मजबूत शाही बहन ही इस ठंड के मौसम में इतने हल्के कपड़े पहन सकती थी। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, मेरी बहन। तू चिऊ डुंग ने सावधानी से सिर हिलाया, लेकिन उसकी पालकी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी। वह अभी भी ट्रांग लाक येन के आगे बढ़ रही थी। तभी तेज हवा चली, जिससे उसके लबादे के नीचे की स्कर्ट अंधेरे में लहराने लगी, जो कुछ हद तक खूबसूरत और दूसरों से अलग दिख रही थी। चुपचाप गहरी सांस लेते हुए ट्रांग लेक येन ने अनजाने में अपने फर के लबादे को कस लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका कोई भी हिस्सा हवा के संपर्क में न आए। फिर मुस्कुराई और एक बार फिर अपने बैठने की मुद्रा को ठीक किया। थाई हुआ पैलेस के सामने पहुंचकर ट्रांग लेक येन पालकी से उतरी। वैन तिच का हाथ पकड़कर धीरे धीरे दाहिने गेट से अंदर चली गई। घोषणा करने वाले नपुंसक ने उसे देखा और अपना सिर झुकाया और चिल्लाया, उपपत्नी चिऊ आ गई है। ट्रांग लेक येन ने महल में प्रवेश किया और देखा कि अंदर का हिस्सा दो हिस्सों में बंटा हुआ था, एक तरफ पुरुषों के लिए और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए। पूरा महल बहुत बड़ा था, बीच में एक थिएटर बना हुआ था। दोनों तरफ पुरुषों और महिलाओं के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इस राजवंश में पुरुष और महिलाओं के अलग अलग होने की अवधारणा इतिहास में पिछले राजवंशों की तरह विकृत नहीं थी। कम से कम स्थिति में पुरुष और महिला एक साथ बैठ सकते थे। एक दूसरे का अभिवादन और अभिवादन करने के बाद ट्रांग लेक येन अपनी सीट पर बैठ गई, ध्यान से और चुपके से सम्राट के सर्वोच्च पद को देख रही थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष भी उसकी ओर देख रहा था। वह थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान प्रकट की, अपना सिर नीचे किया और अपनी कलाई पर जेड कंगन को देखने का नाटक किया। गलती से उसका हाथ मेज के किनारे से टकरा गया। उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत दर्द में विकृत हो गई। फेंग जिन ने अपनी मुस्कान को छिपाने के इरादे से वाइन ग्लास को पकड़ लिया, लेकिन अंत में फिर भी एक छोटी सी हंसी निकल गई। महारानी ने सम्राट को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर ट्रांग लेक येन को देखने के लिए मुड़ी, जो चुपचाप नीचे बैठी थी। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज मौसम ठंडा है। चिऊ सुंग नगी हाय हुआ पैलेस से यहाँ आई है और गर्भवती भी है। आप उसे उसके शरीर को गर्म करने के लिए एक कप गर्म दूध क्यों नहीं देते? यह सब रानी पर निर्भर है। फोंग कैन ने अपने चेहरे की मुस्कान वापस ले ली।
और फिर ट्रांग लेक येन की ओर नहीं देखा। रानी के चेहरे की मुस्कान नहीं बदली। उसने हाथ हिलाकर महल की नौकरानी को नीचे जाकर तैयार होने का संकेत दिया। फिर मुड़कर शाही परिवार की अन्य रखैलों और महिलाओं से कहा, चिऊ सुंग नगी इस समय गर्भवती है, वह लापरवाह नहीं हो सकती। सभी ने हाँ कहा। कुछ जिन्होंने जन्म दिया था, वे गर्भावस्था के दौरान ध्यान देने वाली बातों पर भी चर्चा करने लगी। ट्रांग लेक येन ने इन लोगों से निपटने के लिए अपने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान दिखाई, लेकिन उसके दिल में वह अपने दांत पीस रही थी। महारानी खुद को घृणा और ईर्ष्या को आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही थी। महल की नौकरानी द्वारा पेश किए गए गर्म दूध का प्याला प्राप्त करते हुए ट्रांग लेक येन खड़ी हुई। सम्राट और महारानी को धन्यवाद देने के लिए उनकी ओर मुड़ी, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक घूंट पिया। दूध का स्वाद बहुत साधारण था। यह स्पष्ट था कि कोई विशेष मसाला नहीं जोड़ा गया था। थोड़ी देर बाद क्राउन प्रिंस काओ माई और दूतों ने महल में प्रवेश किया, एक भव्य सलामी दी और फिर दूतों ने श्रद्धांजलि की एक श्रृंखला पढ़ी। प्रत्येक श्रद्धांजलि का एक बहुत ही सुखद नाम था, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो उनमें से कोई भी बहुत दुर्लभ नहीं था। ट्रांग लेक येन ने काओ माई के इस क्राउन प्रिंस का मूल्यांकन किया। न लंबा, न छोटा, न मोटा, न पतला। उसका रूप विशेष नहीं था, हालांकि वह एक देश का क्राउन प्रिंस था। फोंग कैन के सामने वह थोड़ा बहुत सम्मानजनक दिखाई दिया। एक देश के क्राउन प्रिंस की सारी आभा खो दी। महाराज, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। फोंग कैन ने अपना हाथ हिलाया। लोग यहाँ हैं, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। धन्यवाद, महाराज। फाक थाई गुएन ने उसे दूसरी बार धन्यवाद दिया, फिर अपनी सीट पर लौटने से पहले रखैलों की ओर मुड़ा और ध्यान से बैठ गया। बाएं और दाएं देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ट्रांग लेक येन ने इस काओ साम्राज्य के क्राउन प्रिंस की हर हरकत पर नजर रखी। यह समझ नहीं पाया कि उसे क्यों लगा कि वह उतना अक्षम नहीं है जितना वह दिखाई देता है। वैसे भी एक दुष्ट देश का व्यक्ति होने का मतलब है बहुत मोटी चमड़ी वाला होना। यह व्यक्ति ऊपर से तो आदरणीय लग रहा था, लेकिन अपने हृदय में वह शायद यह सोच रहा था कि 9 प्रांतों से कैसे लाभ कमाया जाए। महाराज सही समय पर आए हैं। आज 12वें चंद्र मास का 8वां दिन है। आमतौर पर मैं और आप सभी आधिकारिक कामों में व्यस्त रहते हैं और शायद ही कभी आराम करने और इस तरह का भोज आयोजित करने का अवसर मिलता है। महामहिम को आज रात बहुत विनम्र नहीं होना चाहिए। फोंग कैन ने फाक थाइंग गुएन के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने ताली बजाकर संकेत दिया। तुरंत गायक, नर्तक और संगीतकार एक के बाद एक प्रवेश कर गए। पूरा भोज तुरंत जीवंत हो गया। पीपा की मधुर ध्वनि जेड ट्रे पर गिरते मोतियों की तरह थी। गीत प्रकृति की आवाज की तरह थे। नृत्य नरम और कोमल था। ट्रांग लेक येन मदद नहीं कर सका, लेकिन स्वीकार कर सकता था। शाही उत्पाद अलग था। बाद की पीढ़ियों के तथाकथित पारंपरिक नृत्य की तुलना में बहुत अधिक सुंदर था। लॉर्ड ट्रांग, मैंने सुना है कि राजकुमारी चियो एक बेटे की मां बनने वाली है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा। मंत्री ने अपने सामने बैठे अधिकारी की ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने अपना प्याला उठाया और कहा, सम्राट के लिए शाही बच्चे को ले जाना चिऊ सुंग नगी का कर्तव्य है। आप बहुत दयालु हैं, मिस्टर टो। हालांकि यह व्यक्ति कोई उच्च पदस्थ अधिकारी नहीं था, लेकिन वह भी सु परिवार से था। अब जब वह बधाई देने आया था, तो वह निश्चित रूप से ईमानदार नहीं था। यह सुनकर अधिकारी का चेहरा तमतमा गया। ट्रांग परिवार के इस सदस्य के शब्द और चेहरे के भाव सभी विनम्र लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह शाही कुलीन पत्नी शू का अपने कर्तव्यों को पूरा न करने के लिए मजाक उड़ा रहा था, है न? हर कोई जानता है कि शाही उपपत्नी थुक कई वर्षों से कृपा पात्र रही है।
लेकिन अभी भी उसके कोई बच्चे नहीं हैं। नहीं, नहीं, हर कोई ड्रैगन गर्भावस्था नहीं ले सकता। शाही उपपत्नी चियू वास्तव में सम्राट के पक्ष में है। उसका आशीर्वाद बहुत गहरा है। भगवान तो बहुत दयालु हैं। सम्राट सिर्फ मुझ पर कृपा कर रहे हैं। मंत्री ने शराब का घूंट लिया और उस व्यक्ति के विचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब जबकि उसकी छोटी बहन गर्भवती थी, अनगिनत लोग ट्रांग परिवार को घूर रहे थे। वह व्यक्तिगत रूप से अपनी कमजोरी दूसरों को नहीं सौंपना चाहता था। यह अधिकारी अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन महल की नौकरानियों को 12वें चंद्र महीने के 8वें दिन दलिया ले जाते हुए एक के बाद एक आते देखकर उसने अनिच्छा से अपने विचारों को वापस ले लिया और अपने सामने दलिया के नाजुक कटोरे को देखा। जब कोई उसे परेशान करने नहीं आया, तो ट्रांग थी लैंग ने अपनी छोटी बहन पर नजर डाली जो सिंहासन के बहुत करीब बैठी थी। लगभग 1 साल तक हरम में रहने से उसकी इस आवेगी छोटी बहन में बहुत बदलाव आया। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उसे थोड़ा अजीब भी महसूस हुआ। उसे शुरू से ही पता था कि महल में जीवन कठिन था। पहले उसकी छोटी बहन का पक्ष नहीं लिया गया था। सबसे बड़े भाई के रूप में वह केवल इसे सहन कर सकता था और मदद नहीं कर सकता था। आज उसे दूसरी बार सम्राट की नजर में आते देखकर उसे समझ में नहीं आया कि उसके लिए दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए। इस तरफ महारानी ने अचानक कहा, इस साल 12वें चंद्र महीने के 8वें दिन दलिया बहुत सावधानी से पकाया गया था। शाही उपपत्नी झाओ को थोड़ा और स्वाद लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए बीन्स खाना बहुत फायदेमंद है। मंत्री का दिल थोड़ा कांप उठा। महारानी के शब्द स्पष्ट रूप से उसकी छोटी बहन को मुसीबत में डालने के लिए थे। हरम जटिल था और उसके गर्भ में बच्चा केवल 1 महीने का था। महारानी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, फोंग कैन बोला। आप केवल इस बारे में चिंतित हैं कि उसे क्या खाना चाहिए, और आप भूल गए हैं कि आपको ये चीजें खाना भी पसंद है। शाही उपपत्नी चियू के साथ काम करने वाले सभी लोग सावधान और सावधान लोग हैं। मैं बाद में हाय हुआ पैलेस में 2 और नौकरानियों को भेजूंगी जो गर्भावस्था की देखभाल के बारे में जानती हैं। खुद को बहुत थकाओ मत। इन शब्दों को सुनकर बाहरी लोगों को लगेगा कि सम्राट महारानी की परवाह करता है और शाही उपपत्नी झाओ का पक्षधर है। यह वास्तव में अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन महारानी ने देखा कि सम्राट कंसोर्ट चियू के गर्भ में पल रहे बच्चे को काफी महत्व दे रहा था। कम से कम वह उसके प्रति उदासीन तो नहीं था, जैसा कि वह पिछली गर्भवती उपपत्नियों के प्रति था। तो यह पता चला कि महामहिम सम्राट की उपपत्नी का एक वारिस है। फाक थाई गुयेन ने खड़े होकर कहा, महामहिम को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। हम सभी प्रशंसा में झुकते हैं। एक गर्भवती उपपत्नी में ऐसा क्या है जो आपकी प्रशंसा के योग्य है? ट्रांग लेक येन को इस गांव माई देश की चापलूसी के स्तर से डर लगा, इसलिए उसने अपने मुंह के कोनों को हिलाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। वास्तव में नीच व्यक्ति दुनिया में सबसे अच्छा है। मैं काम करता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद नहीं मांगता, केवल यह मांगता हूँ कि मेरे अंतःकरण में कोई शर्म न रहे। फोंग कैन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जाहिर है कि उसे इस तरह की चापलूसी पसंद नहीं आई। राजकुमार काओ माई ने मुझे बहुत अधिक आका है। महाराज उदार हैं, हम संकीर्ण सोच वाले हैं। फाक थाई गुयेन ने गलत जगह पर चापलूसी की, फिर भी शर्म का कोई निशान नहीं दिखाया। चापलूसी करने के लिए अपना सिर उठाना जारी रखा। फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ी। उन चापलूसी भरे शब्दों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी निगाहें इधर उधर चली गईं। अचानक उसकी प्यारी उपपत्नी चिएउ सुंग नगी के चेहरे पर भाव दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि उसकी यह प्यारी उपपत्नी भी काओ माई क्वोक के व्यवहार से बहुत नाखुश थी। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा।
फोंग कैन ने अपना वाइन कप नीचे रख दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उस रात इतनी बेबाकी से बात की। उसे लगा कि उसका कुछ और मतलब है। महारानी ने सम्राट की निगाह का अनुसरण किया। देखा कि चिऊ सुंग नगी दलिया खाने के लिए अपना सिर झुका रही थी। चांदी का चम्मच पकड़े हुए उसका हाथ एक पल के लिए जम गया, लेकिन जल्दी से फिर से शांत हो गया और उसने अपनी निगाह वापस ले ली। मालिक, लैंगसा शाही उपपत्नी शू के पीछे खड़ा होकर परोस रहा था। यह देखकर कि कटोरे में दलिया अभी भी बचा हुआ था, उसने धीरे से आवाज लगाई। शाही उपपत्नी शू ने अपनी पलकें नीचे कीं। कटोरे में मोटे दलिया को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आज शाही उपपत्नी थुक की भूख ठीक नहीं है? हियनफी ने थुक क्वीफी को देखा, धीरे से अपने मुंह के कोने को पोंछा। मुझे लगता है कि इस साल का दलिया पिछले साल की तुलना में अधिक स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम्हें और खाना चाहिए। शाही उपपत्नी शू ने कटोरे से एक चम्मच दलिया निकाला। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, आज मेरी भूख थोड़ी कम है मास्टर। शाही उपपत्नी शू ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब उसे एक भयभीत चीख ने बाधित किया। उसने भयानक चीख के स्रोत की ओर देखा और देखा कि शाही उपपत्नी झाओ अपना पेट पकड़े हुए मेज के सहारे झुकी हुई थी। उसका सिल्वर फॉक्स फर लबादा चमकीले लाल रंग में रंगा हुआ था। बर्फ सफेद लोमड़ी के फर के साथ लाल रंग बेहद चमकदार था। यू शी की भयभीत चीख सुनकर आसपास बैठे सभी लोग चिऊ सुंग घी की ओर देखने लगे और तुरंत उनके चेहरे के भाव बदल गए। इतना खून बह रहा था। चिऊ सुंग घी का गर्भपात हो गया था। फोंग कैन ने उस भयभीत चीख को सुना और असहज महसूस किया। उसने ट्रांग लेक येन की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने फिर भी दर्द को रोकने और चिल्लाने से बचने की कोशिश की। उसके पैर झटके से हिले। फिर उसने नीचे बैठे शाही परिवार और मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन अंत में वह अभी भी खड़ा नहीं हुआ। वैन टीच, जोर से मत बोलो, यह राजकीय भोज है। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर उठाया, अपना लबादा पीछे खींचा। महाराज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि महाराज मुझे पहले जाने की अनुमति देंगे। फोंग कैन ने शराब का प्याला अपने हाथ में पकड़ लिया। दांत पीसते हुए प्रत्येक शब्द कहा, अनुमति है। बोलने के बाद वह काऊ डुक ट्रुंग की ओर मुड़ा जो उसके पास खड़ा था। बर्फ भारी है और सड़क फिसलन भरी है। तुम चिऊ सुंग नगी को मेरे लिए महल में वापस ले जाओ। आपका सेवक आपकी आज्ञा का पालन करता है। काऊ डुक ट्रुंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से पीछे हट गया। वहां मौजूद कई दरबारियों और महिलाओं को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उन्होंने केवल सम्राट के करीबी यमदूतों को शाही उपपत्नी झाओ को महल में वापस लाते हुए देखा और उनके दिलों में हलचल मच गई। शाही उपपत्नी झाओ वास्तव में कृपा पात्र थी। शाही उपपत्नी झाओ के बगल में बैठी शाही परिवार की कई महिलाएं चौंक गईं। सौभाग्य से शाही उपपत्नी झाओ ने बड़ी तस्वीर को समझा और कोई उपद्रव नहीं किया। अन्यथा शाही परिवार की प्रतिष्ठा आज पूरी तरह से खत्म हो गई होती। ताइहे महल से निकलते हुए गांव देजोंग ने जल्दी से कुछ मजबूत किन्नरों को पालकी लाने के लिए बुलाया और फिर महल की नौकरानी युन शी से धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने शाही चिकित्सक को अभी तक बुलाया है? मास्टर काओ, मैंने पहले ही फुक बाओ को उसे बुलाने के लिए भेज दिया है। वान टिच ने लाल आंखों के साथ ट्रांग लेक येन को पालकी पर बैठाया, उसका हाथ पकड़ा और सलाह दी, मास्टर, हम लगभग महल में वापस आ चुके हैं, कुछ नहीं होगा। वैन टीच, मेरे बच्चे को रखा नहीं जा सकता, है ना? ट्रांग लेक येन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आवाज बहुत छोटी थी।
कांप रही थी जैसे कि उसे विश्वास ही न हो, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे बहुत साफ सुना। काओ डुक ट्रुंग ने दर्द और निराशा में चिऊ सुंग नगी को देखा, यह सोचकर कि उसका चेहरा उसके लबादे से भी ज्यादा पीला था। उसने अपने दिल में आह भरी, आखिरकार उसे यह नसीब नहीं मिला। ट्रांग लैक येन पहले चली गई, जो रखैले पीछे रह गईं। वे बिल्कुल भी शांत नहीं थी और सभी चिंतित और बेचैन थी। उपपत्नी झाओ का अचानक गर्भपात हो गया। निश्चित रूप से इसने दूसरों को संदिग्ध बना दिया। वे सभी घटनास्थल पर मौजूद थे। अगर सम्राट ने उन पर इसका गुस्सा निकाला या उन पर शक किया। महाराज, आप देखिए। महारानी ने देखा कि सम्राट की अभिव्यक्ति अभी भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें चिंता से भरी थी। वह जानती थी कि उपपत्नी झाओ के पेट में बच्चे के लिए सम्राट को कितनी उम्मीदें थी। मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। सौभाग्य से बच्चा पैदा नहीं हुआ, अन्यथा मुझे जाकर देखने दो। कोई जरूरत नहीं, वह राजमाता है। वह राजकीय भोज से कैसे अनुपस्थित रह सकती है। फोंग कैन ने शराब का प्याला नीचे रख दिया जिसे वह काफी देर से कसकर पकड़े हुए था, और अपने पास खड़े खोजे को उसमें और शराब डालने का संकेत दिया। जब खोजे ने शराब डालना समाप्त कर दिया तो उसे लगा कि इस खोजे की सेवा संतोषजनक नहीं थी, और काओ दे झोंग की सेवा अभी भी अधिक संतोषजनक थी। इसलिए वह उसे जाने देने के लिए अपना हाथ हिलाए बिना नहीं रह सका। महारानी ने सम्राट की उपस्थिति को देखते हुए कुछ और नहीं कहा, और क्षितिज पर खिलने वाली आतिशबाजी को देखते हुए अपना संयम वापस पा लिया। शाही उपपत्नी न्हू ने खाली कुर्सी को देखा, फिर महारानी और शाही उपपत्नी थुक को देखा। अपने होठों को फुलाते हुए उसके मुंह के कोने से एक उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट हुई। क्राउन प्रिंस काओ मेई ने भी अभी अभी गड़बड़ी को देखा, इसलिए उसने अपनी आवाज कम की और अपने बगल में दूध से पूछा, महामहिम की पसंदीदा उपपत्नी में से कौन अभी भोज की मेज से चली गई? महाराज, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति अभी अभी भोज से बाहर निकला है वह शाही उपपत्नी चिऊ सुंग है, जो हाल ही में महामहिम सम्राट की सबसे प्रिय उपपत्नी बनी है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वह गर्भवती है, लेकिन अभी मैंने देखा कि वह ठीक नहीं लग रही थी। यह दूत हरम में रखैलों के कुछ संदिग्ध और कुटिल मामलों के बारे में भी जानता था, और इस प्यारी रखैल के लिए तरस खाने से खुद को नहीं रोक सका। फाक थाई गुयेन ने अपनी जीभ चटकाई और हाथ हिलाया। यह महामहिम सम्राट का निजी मामला है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री ट्रांग ने खाली सीट को देखा जो पहले उनकी बहन की थी और भौहें सिकोड़ ली। वह अचानक राजकीय भोज छोड़कर क्यों चली गई? क्या कुछ हुआ था? उसने सम्राट के हाव भाव को संदेह से देखा, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। इसलिए उसने खुद को सांत्वना दी, शायद वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। पूरे भोज के दौरान फोंग कैन शायद ही कभी मुस्कुराया, लेकिन मंत्रियों को उसके गरिमापूर्ण व्यवहार की आदत थी, और किसी को भी कुछ भी गलत नहीं लगा। महारानी को अपने दिल में थोड़ी असहजता महसूस हुई। बचपन से ही वह सम्राट को जानती थी। उस समय वह राजकुमारी फुकनिन्ह की पेज बॉय थी। बाद में उसे स्वर्गीय सम्राट ने विवाह की अनुमति दे दी। उस वर्ष उसकी शादी हुई। 10 मील लाल श्रृंगार, जिससे कई लोग ईर्ष्यालु और लाल आंखें रखते थे। लाल श्रृंगार, लाल कागज या कपड़े से ढका हुआ शादी का कपड़ा। कई साल बीत गए। वह एक मासूम 15 साल की लड़की से महल की एक महिला बन गई थी। उस साल की भावनाओं को याद करते हुए उसका दिल थोड़ा कड़वा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। सम्राट हृदयहीन था। उसने देखा कि उसके आसपास की महिलाओं को तरजीह दी जा रही थी, फिर धीरे धीरे उनका पक्ष खत्म हो गया। हालांकि यह उसकी आदत बन गई थी, फिर भी उसकी आंखों में देखना कड़वा और असहनीय था। आज
सम्राट को किसी दूसरी महिला का पक्ष लेते देखकर उसके दिल की कड़वाहट उसके मुंह में बह निकली। दर्द अवर्णनीय था। मुझे आश्चर्य है कि कंसोर झांव कैसे हैं, उपपत्नी नूह ने चिंतित होकर कहा। आज बहुत ठंड है, सर्दी न लग जाए। उपपत्नी चिएउ सुंग एक धन्य व्यक्ति हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हिएन फी मुस्कुराई, अपनी भौहें उठाईं और नूह फी की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नूह फी और चिएउ सुंग नगी के बीच रिश्ता इतना करीबी होगा। नूह फी ने बिना अपना भाव बदले कहा, हम सभी बहनें हैं। क्या हमारे बीच ऐसा कोई है जो चिएउ सुंग नगी के बारे में चिंतित न हो? लेकिन चिंता क्यों है, यह निश्चित नहीं है। नूह फी मन ही मन मुस्कुराई। आज चिएउ सुंग नगी का गर्भपात हो गया। कौन जानता था कि इसके पीछे कौन था? उन्होंने राजकीय भोज के दौरान योजना बनाने की हिम्मत की। बेशक हर कोई चिंतित है, टू चिऊ डुंग ने आह भरते हुए कहा। यह दुनिया हमेशा अप्रत्याशित होती है। शाही उपपत्नी नूह को उसकी दिखावटी चुलबुली हरकतों से घृणा हुई और वह कुछ और कहने की जहमत न उठाते हुए तिरस्कारपूर्वक हंसने लगी। इस समय शाही उपपत्नी हिएन अचानक बोल पड़ी। अभी अभी इस उपपत्नी ने शाही उपपत्नी थुक को दलिया छूते ही नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर ठीक नहीं है और उसकी भूख भी अच्छी नहीं है? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। शाही उपपत्नी थुक ने शाही उपपत्नी हिएन की ओर ठंडी निगाह से देखा। उस पर संदेह थोपना इतना आसान नहीं था। हालांकि शाही उपपत्नी हिएन वाकई सतर्क है, उसकी अवलोकन क्षमता भी असाधारण है। ठीक है, महारानी ने फिर से कहा, अगर आप बहनें शाही पत्नी झांव के बारे में चिंतित हैं, तो बाद में हाय हुआ पैलेस में आए। इस मामले पर यहाँ और चर्चा न करें। फोंग कैन ने रखैलों की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने अपने हाथ में रखी चांदी की चॉपस्टिक नीचे रख दी, अपना मुंह धोया, अपना मुंह पोंछा और शांति से कहा, देर हो रही है, आप सभी जो चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। बोलने के बाद वह खड़ा हो गया। मंत्रियों ने देखा कि सम्राट भोज छोड़ने वाले थे और जल्दी से उनके सम्मान में खड़े हो गए। महारानी ने सम्राट की पीठ की ओर देखा, उनकी आंखें काली पड़ गईं। अपने दिल में प्रबल भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी और महिलाओं के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर उठकर चली गईं। भोज को यहीं समाप्त माना जाता था। हर कोई 3 या 5 के समूहों में ताइहे पैलेस से बाहर निकल गया और कई रखैले भी महारानी के पीछे महल में वापस चली गईं। लेकिन हर कोई अपने दिल में गुप्त रूप से जानता था कि आज की रात एक और नींद रहित रात होगी। महाराज, थाई हुआ पैलेस से निकलते हुए हुआ नोक ने महारानी को उनके हाथ गर्म करने के लिए एक गर्म पानी की बोतल दी। क्या हम कान्ह ओंग पैलेस वापस चलें? रानी ने आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि शाही उपपत्नी चिएउ इस समय कैसी है। मैं चिंतित हूँ और सो नहीं पा रही हूँ। चलो हाय हुआ पैलेस में चलते हैं और देखते हैं कि हालात कैसे हैं। राजधानी में सर्दी कभी भी जियांगन की सर्दी जितनी हल्की नहीं होती। शरीर से होकर बहने वाली ठंडी हवा हड्डियों तक ठंडक पहुंचा सकती है। महारानी नरम शाही कुर्सी पर बैठी थी। कमरे में कोयले की आग अभी भी जल रही थी, लेकिन उन्हें अंदर से इतनी ठंड क्यों लग रही थी? वह अपने सिर को झुकाकर अपने बगल में बैठे सम्राट को देखने से खुद को नहीं रोक पाई। जब से कंसोर्ट झांव को भीतरी कमरे में ले जाया गया था, तब से सम्राट बिना कुछ कहे बाहर ही बैठा था। राजकीय भोज के दौरान ऐसी घटना घटी। भले ही उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी इसे देखा, उसे एहसास हुआ कि कंसोर्ट झांव का गर्भपात बहुत अजीब था। सौभाग्य से शाही उपपत्नी झांव विनम्र थी और उस समय उसने कोई उपद्रव नहीं किया।
उसके पास अपने नौकरों को शांत करने का समय था और उसने सावधानी से पहले महल में लौटने के लिए कहा, इसलिए मामला बहुत आगे नहीं बढ़ा। शाही परिवार की प्रतिष्ठा सुरक्षित थी। यह अज्ञात था कि शाही उपपत्नी झाओ के अजन्मे बच्चे को रखा जा सकता है या नहीं। यदि नहीं, तो निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों तक हरम में शांति नहीं रहेगी। शाही चिकित्सक कंसोर्ट झाओ कैसी हैं? थिनर ट्रुक ने चिंतित भाव से दोनों शाही चिकित्सकों की ओर देखा। इस बारे में बात करते हुए, यह वास्तव में एक अच्छा समय था। आज ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति इंपीरियल फिजिशियन माओ और एक इंपीरियल फिजिशियन झांग थे, जिनके इस इंपीरियल फिजिशियन माओ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। वे दोनों इंपीरियल मेडिकल इंस्टीट्यूट के अनुभवी थे। उनका व्यवहार हमेशा बहुत उचित था और उनके चिकित्सा कौशल भी बहुत उन्नत थे, इसलिए फू बाओ ने उन दोनों को एक साथ बुलाया था। शाही चिकित्सक झांग ने शाही उपपत्नी झाओ की नब्ज लेने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी वही थी, लेकिन उसका दिल भ्रम और संदेह से भरा था। शाही उपपत्नी झाओ की नब्ज आज गर्भपात नहीं थी, हालांकि यह काफी कमजोर थी। यह मासिक धर्म के दौरान एक महिला की नब्ज की तरह लग रही थी। उसने असमंजस में अपने दोस्त की ओर देखा। उस दिन उसने कहा कि चियू सुंग नगी गर्भवती थी क्योंकि उसने उसकी नाड़ी देखी और निष्कर्ष निकाला कि वह गर्भवती थी। उसका पुराना दोस्त हमेशा बहुत शांत रहता था। वह इस तरह की बात कैसे होने दे सकता था? काओ डुक ट्रुंग ने देखा कि शाही चिकित्सक ट्रुओंग ने अभी भी कुछ नहीं कहा था और उसका चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। वह भौहें सिकोड़कर पूछने से खुद को नहीं रोक सका, शाही चिकित्सक ट्रुओंग, क्या शाही उपपत्नी चियू की गर्भावस्था अभी भी बचाई जा सकती है? यह मामला। शाही चिकित्सक झांग ने अपना हाथ वापस खींच लिया। पत्नी झाओ की नाड़ी बहुत कमजोर है, उसे अच्छी तरह से पोषण की आवश्यकता है, या मुझे शाही चिकित्सक माओ को फिर से आकर जांच करने देना चाहिए। काओ डुक ट्रुंग को पता था कि शाही अस्पताल के लोग हमेशा शांति की कामना करते थे, इसलिए उसने कहा, तो जल्दी से नब्ज की जांच करो। सम्राट और महारानी दोनों आ चुके हैं। अगर चियो सुंग नगी के साथ कुछ गड़बड़ है, तो तुम दोनों बस इंतजार करो और देखो। थोड़ी देर तक नाड़ी टटोलने के बाद शाही चिकित्सक माओ का चेहरा बदल गया। पिछली बार जब उसने नाड़ी जांची थी, तो उसने कुछ कप शराब पी ली थी। जब उसने शाही उपपत्नी झाओ की नब्ज टटोली, तो उसने देखा कि वह खुश थी और उसने कहा कि वह गर्भवती है। अब जब वह होश में था, तो वह ठंडे पसीने से लथपथ था। मासिक धर्म से पहले के दिनों में महिलाओं में नाड़ी सक्रिय होने की घटना भी हो सकती है। गलत निदान के परिणामों के बारे में सोचते हुए और शाही उपपत्नी झाओ के लिए सम्राट के पक्ष को याद करते हुए, शाही चिकित्सक माओ ने अपनी लार निगल ली, खड़े हो गए और शाही चिकित्सक झांग को देखा। यह देखते हुए कि उनके पुराने दोस्त का उन्हें उजागर करने का कोई इरादा नहीं था, उनके पास अपना मुंह खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हिजड़ा गांव, पहले 3 महीनों में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शाही उपपत्नी झाओ का भ्रूण पहले से ही असहनीय हो गया है। इस समय वह मन ही मन अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। सौभाग्य से आज वह और शाही चिकित्सक झांग शाही उपपत्नी झाओ का इलाज करने आए थे। अगर कोई और होता, तो उसका पूरा परिवार, युवा और वृद्ध, बच नहीं पाता। शाही चिकित्सक माओ को यह कहते हुए सुनकर थिनर ट्रुक को पता चल गया कि उसके स्वामी को सफलता मिल गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाही चिकित्सक माओ ने क्यों कहा कि गुरु गर्भवती थी, लेकिन अब जबकि गुरु ने गर्भपात का नाटक किया, शाही चिकित्सक माओ समझ गए कि चाहे गर्भावस्था वास्तविक हो या नकली, इस गर्भपात को वास्तविक बनाना ही होगा। यदि यह गलत निदान होता,
तो शाही चिकित्सक माओ निश्चित रूप से सच बताने की हिम्मत नहीं करते। अगर यह गलती नहीं थी, लेकिन किसी और ने जानबूझकर उसे फंसाया था, तो शाही चिकित्सक माओ यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि गुरु गर्भावस्था का नाटक कर रहा था, क्योंकि यह निष्कर्ष कि कंसोर्ट झाओ गर्भवती थी वह खुद था, इसलिए उसे इस बार सभी कड़वे फल निगलने पड़े। इसलिए चाहे जो भी कारण हो, शाही चिकित्सक माओ के पास केवल एक ही रास्ता था, वह था बाहरी दुनिया को यह घोषणा करना कि कंसोर्ट झाओ का गर्भपात हो गया है। भले ही वह कंसोर्ट झाओ को फंसाने वाले व्यक्ति को पकड़ न सके, फिर भी वह सम्राट को थोड़ा दुखी महसूस करा सकता था और वह तत्काल संकट को भी हल कर सकता था। वह कैसे संभव है? युन शी का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर थोड़ा हिल गया। यह देखकर कि उसके मालिक अभी अभी जागे हैं, उसके चेहरे पर एक सुकून भरा भाव दिखा। मालिक, आप जाग गए हैं? मेरा बेटा कहाँ है? ट्रांग लेकियन ने कांपते हुए पूछा। मास्टर जी, आप भविष्य में भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। युन शी की आंखें फिर से लाल हो गईं। उसने बहते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश की और झुआंग लुओयान पर वापस कंबल डाल दिया। आधे पल की खामोशी, फिर बिस्तर से सिसकने और रोने की आवाज आई। हालांकि उसने इसे कम रखने की कोशिश की, फिर भी वह उसमें अत्यधिक दर्द सुन सकती थी। गांव दे झोंग ने कमरे में दृश्य देखा, चुपचाप बाहर निकल गया, सम्राट और महारानी को प्रणाम किया और धीरे से कहा, महामहिम को रिपोर्ट करना। कंसोर झाओ के भ्रूण को बचाया नहीं जा सका। महारानी ने यह सुना, यह नहीं जानते हुए कि राहत की सांस लेनी है या क्या। पहले तो वह सांत्वना के कुछ शब्द कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया और सम्राट की ठंडी अभिव्यक्ति देखी, तो वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी, क्योंकि सम्राट की आंखों में उदासी और पछतावा कुछ ऐसा था जो उस साल कंसोर झाओ के गर्भपात के बाद भी नहीं था।